ये तो बुरी बात है। जान से धमकियाँ देना, मारने की धमकियाँ देना एक गलत बात है हमारे देश में। जो भी बात कहनी है मुंह से कहनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए और जो कानून है उसके तहत कार्रवाई करने का आग्रह रखना चाहिए। ना ही किसी ने अपने हाथ में कानून लेना चाहिए और ना ही सामने के व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। रहा सवाल मेरे संगठन का, तो मेरे संगठन की ये विशेषता रही है कि हम कभी किसी के साथ में अपशब्द का उपयोग नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं जाहिर रीति से कहते हैं कि ये व्यक्ति ठग है, लेकिन उनका कभी अपमान नहीं करते, दूसरे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और हमारी ओर से धमकियां देना तो असंभव है। मेरा कोई भी कार्यकर्ता उनको धमकी देने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम सभी को इसी ढंग से इतने सालों से हम काम करते आए हैं। जब हम किसी बाबा को, किसी मांत्रिक को, किसी शरीर में भगवान लाने वाले व्यक्ति को या फिर किसी ज्योतिषी को एक्सपोज करते हैं तो उनके भक्त उनको मारने के लिए दौड़ते हैं और हमेशा हम उनको बचाते आए हैं। आज तक हमने कभी भी किसी बाबा को, मांत्रिक को या फिर शरीर में भगवान लाने वाले व्यक्ति को या फिर ज्योतिषियों को मार नहीं पड़ने दिया। ना ही हम किसी पर हाथ उठाते हैं, ना ही किसी ने हम पर हाथ उठानी चाहिए, ऐसी पोजीशन निर्माण करते हैं। और इसलिए इतने सालों से, 40 सालों से हम बहुत शांति से काम कर रहे हैं। एक भी बार हमने कानून नहीं तोड़ा है। इसलिए कानून का और कॉन्स्टिट्यूशन का हम सम्मान करते हैं। इसलिए महाराज जी को अपनी बात कहना, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है। ये अधिकार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही प्राप्त हुआ है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमें दिल से लगता है, इतना ही नहीं हमारे अभ्यास के आधार पर लगता है कि वो लोगों को ठगते हैं, दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, लोगों के अंधविश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं कि फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप दिव्य शक्ति एक बार सिद्ध कर दीजिए। हम भी आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको ठग कहा है इसलिए भी माफ़ी मांगेंगे और फिर हमारा काम तो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो इसलिए उनको जो धमकियाँ आ रही हैं वो मुझे बहुत बुरी बात लग रही है। ऐसा किसी के भी बारे में नहीं होना चाहिए और उसमें हम लोगों का किसी का भी साथ बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। जी, मैजिशियन भी बहुत आ रहे सामने और मैजिशियन आके कह रहे हैं कि किस तरह से हाथ चालाकी की जाती है और फेस रीडिंग और ये बातें जो है मन की बातें वो पहचानी जाती है और ये पूरा साइंस है, कला है, ये भी कह रहे हैं। तो आपका आह्वान क्या है कि मैजिशियन, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर इन्होंने आगे आके आना चाहिए और आपका जो मिशन है उसके वहाँ पे आके आह्वान करना चाहिए लोगों को कि इस तरह की बातें जो साइंस है उसके बारे में क्या आह्वान है आपका जादूगर, साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टरों को? मैं जाहिर तरीके से सभी जादूगरों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये बातें रखने की कोशिश की है। मैंने जब ये संगठन शुरू किया था 1982 में, तो सबसे पहले मुझे जादूगरों का क्लब ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि बाबा लोग किस ढंग से चमत्कार करते हैं उसके पीछे क्या ट्रिक्स होती है ये जानना था मुझे। और जादूगर संगठन का एक नियम होता है कि जब जादूगर संगठन के आप सदस्य हो तो ही सभी ट्रिक्स आपको बताई जाती है, अदरवाइज नहीं बताई जाती। इसलिए करीबन 3 साल तक मैं इस संगठन का सदस्य रहा, उनके सभी सम्मेलन अटेंड करता रहा, वो सब बारीकियां मैंने सीखी। बाद में मुझे आवश्यकता नहीं रही, लेकिन मैं हमेशा उनका आभारी रहा हूँ, क्योंकि उसी के बेस पर इतने सालों से, 40 सालों से एक भी बार न हारते हुए हम ये लड़ाई कर पाए हैं। तो उनका बड़ा योगदान है ही। जादूगरों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो अपनी कला दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये ट्रिक्स है। हालांकि जादूगर संगठन का एक नियम होता है कि कम से कम एक चीज़ उन्होंने एक्सपोज कर बतानी चाहिए, और हर अच्छा जादूगर हमेशा एक चीज़ एक्सपोज कर आपको बताता है। वो बताता नहीं कि इस ढंग से मैंने की, लेकिन आपको बता देता है कि मैंने की, आपके ध्यान में आनी चाहिए इस ढंग से। बाकी ट्रिक्स के बारे में बोलने के लिए सभी जादूगरों को मनाही होती है, क्योंकि एक दूसरे का अगर वो लोगों के सामने हमेशा उजागर करने लग जाएंगे तो फिर जादू के प्रयोगों में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे सभी जादूगरों का मैं सम्मान करता हूँ। और इस समय में जो बाहर आकर लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है, क्या कला हो सकती है, इसके पीछे किस ढंग के टेक्निक्स होते हैं, या फिर किस ढंग से जिसको हम स्लाइट ऑफ हैंड्स वगैरह कहते हैं वो ढंग क्या हो सकता है, ये लोगों का जागरण करने के लिए कह रहे हैं। और बाबा जी के चमत्कार लोगों के सामने उसके पीछे का रहस्य उजागर कर रहे हैं। उन सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। जो लोग साइंस वाले हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जिनको भी ऐसा लगता है कि इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलना चाहिए, हमारा देश एक ताकतवर देश बनना चाहिए, बलवान देश बनना चाहिए,
क्योंकि जिस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर फैलता है वहाँ के लोगों का अपने कर्तृत्व पर का विश्वास बढ़ता है और वो फिर पूरे दुनिया में छा जाता है। यूरोप इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एक छोटा सा यूरोप पूरे दुनिया पर राज कर रहा था। उसके पीछे का कारण था केवल विज्ञान की प्रगति नहीं। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर लोगों में फैलता है तो उसके आधार पर बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक संशोधन होते हैं और देश की प्रगति होती है। हमारे मोदी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन के समय कहा था कि वैज्ञानिक सोच की हमारे देश में आवश्यकता है और हमने वैज्ञानिक सोच के लड़कों को चुनना चाहिए और उनको आगे वैज्ञानिक बनाने के लिए वातावरण उपलब्ध करा देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इस बहाने ये वैज्ञानिक सोच फैलाने का एक बहुत सुंदर अवसर हम सबके हाथ में आया है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करूंगा कि जो लोग ऐसे हैं उन्होंने अपनी बात जाहिर तरीके से करनी चाहिए। हर एक के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अपनी बात वो रख सकते हैं और ये अंधविश्वास के खिलाफ जितना जमे उतना योगदान उन्होंने देना चाहिए। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी, उस बारे में वीडियोस भी सामने आए हैं और कांग्रेस से यहाँ पे दिख रहा है कि आप आधा घंटा वहाँ पे थे राहुल की यात्रा में। क्या प्रतिक्रिया इस पे? भारत जोड़ो यात्रा में क्या चर्चा हुई राहुल गांधी से आपकी? राहुल गांधी से मैं मिलना चाहता था, राहुल गांधी जी से। उसके पीछे का कारण था मुझे पदयात्रा के बारे में बहुत आकर्षण है। पदयात्रा में विनोबा जी की जो 13 साल चली भूदान पदयात्रा, उसमें भी मैं शामिल हुआ था, तब स्कूल का बच्चा था। उसके बाद में किसी पदयात्रा में मुझे शामिल होने का कोई मौका नहीं मिला और मुझे हमेशा लगता था, मैंने ये बात मैंने यूट्यूब चैनल पर भी कही थी, मेरा यूट्यूब चैनल है श्याम मानव चैनल, कि राहुल गांधी जी को कुछ नहीं करना चाहिए, केवल लोगों में जाना चाहिए, चलना चाहिए लोगों के साथ में, लोग उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। तो ये बात मैंने पहले भी कही थी और मुझे नहीं लगा था कि इतनी लंबी पदयात्रा वो शुरू करेंगे। इस पदयात्रा को जो रिस्पांस मिला उसका मुझे बिल्कुल अचरज नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था इसी पदयात्राओं को इस ढंग से रिस्पांस मिलता है। मैं उनसे इसलिए भी मिलना चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 मूल्य है, बहुत ही महत्व के मूल्य है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में शुरुआत में लिखे हुए मूल्य है। उसी के आधार पर हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। भारत में रहने वाले सर्वसामान्य लोगों को पहली बार इंसान कर इक्वालिटी, लिबर्टी मिल रही है। बंधुता उसका आधार है, जो हमारे कल्चर का भी हिस्सा रहा है, भारतीय कल्चर का हिस्सा रहा है। और जस्टिस हर एक के लिए कभी पहले उपलब्ध नहीं था, वो पहली बार होने की गुंजाइश निर्माण हुई है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है और राहुल जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से रखने की बार बार कोशिश करते हैं, उसका बहुत आदर करते हैं और ये मूल्य अभी डेंजर में, ऐसा सभी लोगों को लगता है और मुझे भी लगता है। इसलिए मैं उनके साथ में जुड़ना चाहता था। रहा सवाल कांग्रेस का और मेरे संबंधों का, मैं तो कांग्रेस के ही घर से हूँ। मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, जनपद के उपाध्यक्ष थे। जब मैंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का विरोध किया, तब तो इंदिरा गांधी मेरी हीरोइन थी, हमारी हीरो थी, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध उन्होंने जीता था और युद्ध होने के पहले 1.5 महीना करीबन बंगाल में बॉर्डर के पास में बनगांव नाम का गांव था, वहाँ 1 महीना तक हम सब रिफ्यूजीज की सेवा कर रहे थे और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो हमको वहाँ से निकाला गया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी के खिलाफ हमने आंदोलन किया, विद्यार्थी रहते हुए। सेकंड डे में, जिस दिन में 25 जून रात को 12 बजे इमरजेंसी लागू हुई 75 में, 1975 में, 26 को पोस्टर्स लगाए, 27 से जेल में थे, 10 महीने जेल में काटे। तब आरएसएस के लोग मेरे साथ। उसके बाद में मैंने जो प्रचार किया वो कांग्रेस के खिलाफ किया, जनता पार्टी के माध्यम से। तो क्या मैं जनता पार्टी का हो गया? मैंने उसी केवल 2-3 साल तक वो लड़ाई की और उसके बाद में पूरी तरह से सामाजिक काम में जुड़ गया। आरएसएस के पेपर में मैंने काम किया है, तरुण भारत से मैं जुड़ा रहा हूँ, तरुण भारत हमेशा मेरे काम के पीछे खड़ा रहा है। तो क्या मैं तो आरएसएस वाला हो गया? मेरे विचार डिफरेंट है। मैं सभी के साथ में अच्छे संबंध रखकर अपना काम करता हूँ। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जीवन में तय किया कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करूँगा। मेरे लिए तो पहले से मार्ग खुला था, मेरे ही घर से पॉलिटिक्स था। जिन लोगों के खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे वो मेरे रिश्तेदार ही थे, एमपी और वहाँ की मंत्री। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पॉलिटिक्स के अलग रहकर एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का मैंने जो निर्णय लिया, उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। ना ही तब मुझे आरएसएस ने या तरुण भारत ने फिर या जनता पार्टी में रहने वाले जनसंघ ने किसी ने मुझे सुपारी दी थी, इसलिए मैं इतने 40 सालों से इतने बाबाओं का भांडाफोड़ करते करते ये काम करते आया हूँ।
और ना ही राहुल जी से मिलने के बाद में ऐसी कोई सुपारी लेकर मैं काम कर पाता हूँ। उल्टा राहुल जी के साथ में मैंने आरएसएस के बारे में बात की, सावरकर के बारे में बात की। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने तो नागपुर से काम शुरू किया है, तो आरएसएस का आपका अनुभव कैसा रहा? मैंने कहा मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। शायद मैंने तरुण भारत से शुरुआत की थी, इसलिए उन लोगों का अपनत्व था मेरे बारे में। और फिर मैंने वो जो किस्सा सुनाया, फिर से रिपीट करना चाहूँगे तो मैं करूँगा। मेरे बारे में बाहर काफ़ी कंप्लेंट्स गई, बाड़ा साहब देवरस जी जो आरएसएस के प्रमुख थे, और फिर मेरे संपादक को बुलाया गया जिनका नाम था दीभा घुमरे, जिनको हम मामा कहते हैं नागपुर के लोग। उन्होंने बात समझाई कि मैं किस ढंग से काम करता हूँ, भगवान के खिलाफ काम नहीं करता हूँ, धर्म के खिलाफ काम नहीं करता हूँ, मैं केवल ठगी के खिलाफ काम करता हूँ। तब बाड़ा साहब जी ने कहा था कि हमें कहा हमारे घर में सांप चाहिए, मेहमान के लाठी से अगर सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी वो अंधविश्वास को सांप कह रहे थे, जो उनको घर में नहीं चाहिए ऐसा कह रहे थे। और मेहमान यानी वो मुझे अपना नहीं मानते थे, मेहमान कहते थे, मेहमान के लाठी से अगर सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। ये भूमिका रखकर ही कभी आरएसएस ने मुझे ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया आज तक। ना ही नितिन गडकरी जैसे, देवेंद्र फडणवीस जैसे, सुधीर मुनगंटीवार जैसे मित्रों ने कभी इसके खिलाफ बोले हैं, मेरे विरुद्ध में कभी काम किया है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं सबको साथ लेकर काम करता हूँ। कांग्रेस वालों से भी मेरे अच्छे संबंध तभी तो कानून कर पाया ना, नहीं तो कानून कभी सम्मति नहीं हो पाता। सभी के साथ में अच्छे संबंध रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं समाज में अंधविश्वास दूर करने के काम को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, इसी ढंग से मैं आज तक काम करते आया हूँ। श्याम बानो जी, आपको लगातार धमकियां आ रही थी, जिसके बाद में पुलिस में शिकायत भी की गई थी, सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। क्या अभी भी आपको धमकी के फोन मैसेजेस आ रहे हैं क्या? वो कंटिन्यूस आ ही रहे, गालियों के तो आ ही रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियाँ आती हैं। मैं अपने आप को समझाता हूँ कि सावित्रीबाई फुले ने इतना सहन किया, इसलिए तो मेरी माँ पढ़ी लिखी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो हमने भी थोड़ा सहन करना चाहिए। मेरे सभी कार्यकर्ता फ़ोन उठाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, प्रेम से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पेशेंस ख़त्म हुए तो दूसरे को बोलते अब तू गालियाँ सुन भाई, मैंने अभी इतना समय सुन लिया है। तो ये हमारा तरीका रहा है, क्योंकि हम समझते हैं, लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं। धमकियाँ देने वाले में दो लोग होते हैं। एक होते प्रामाणिक भक्त, जो सही में अपने बाबा पर बहुत भक्ति करते हैं। उनके लिए वो बाबा नहीं होते, कोई इंसान नहीं होते, भगवान का रूप होते हैं। तो चिढ़ कर बोलते हैं, तो उनकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। और दूसरे होते हैं उनके गुंडे लोग, जो उनके व्यवसाय का हिस्सा होते हैं, उनके फायदों का हिस्सा होते हैं। तो गुंडों की भाषा जल्दी समझ में आती है, तब फ़ोन कट कर देते हैं हमारे लोग। अगर प्रामाणिक भक्त है और वो बहुत भावनाओं से ओतप्रोत होकर बोल रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तुम हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हो, ऐसा बोलने के बाद भाई हम भी सनातन हिंदू है, ऐसे शुरुआत करते हैं। हम साथ में काम करेंगे, हमारे धर्म में क्या ठगी चाहिए क्या हमको? अगर कोई बदमाशी करता है, ठगी करता है, तो हम साथ में उसका उजागर। तुम क्रिश्चियन पादरी हो, चलो अपन साथ में क्रिश्चियन पादरी जब भी चमत्कार करेंगे उनको एक्सपोज करेंगे। इस ढंग की बात करने के बाद में बेचारे ठंडे हो जाते हैं, अलग ढंग से बात करना शुरू करते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारे। गालियाँ खाना ये मेरे काम का हिस्सा रहा है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को इतने सालों से ये ठीक बात समझा पाया हूँ, और इसीलिए वो इतने सालों से टिके और काम कर रहे हैं।